नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। तिरंगा शौर्य सम्मान का भव्य आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही यात्रा। शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की दिशा बैठक। अधिकारियों से किया संवाद। योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक में हुए चर्चा। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। 17 राज्यों में एक साथ कार्रवाई। देश भर से दबोचे गए 290 साइबर अपराधी। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर जोर धामी सरकार। गैरसैंण, खानपुर, पुरौला, मंगलौर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जबरदस्त भिड़ंत। हरिद्वार ग्राम रावली महमूद में एक महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार। आरोपी ने महिला के संवेदनशील हिस्सों पर धारदार हथियार से किए कई वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है जहां पर चार धाम यात्रा सहित प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली सोने की खान कहे जाने वाले खनन है, जिसको लेकर राज्य बनने के बीते सालों से ही खनन माफियाओं ने बड़ा चूना लगाया। लेकिन समय बीतता गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन को लेकर एक पारदर्शिता नजर आ रही है। यही वजह है कि 2024-25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया, जो कि इस वर्ष के निर्धारित 875 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफ़ी अधिक माना गया है, जिसको लेकर धामी सरकार ने प्रतिष्ठान नीतिगत सरलीकरण और अवैध खनन पर प्रभावी रोक की निर्णायक भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 2024 और 25 के ने करीब 1047 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व विभाग ने प्राप्त किया। इसके अलावा एनफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय निगरानी इकाइयों के जरिए पिछले 5 वर्षों में अवैध खनन में से 74.22 रुपए करोड़ की वसूली भी की गई है, जबकि 159 उप खनिज पट्टों की ई निविदा और ई नीलामी के जरिए आवंटित कर खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सामने आई। साथ ही रीडर, नाइट विजन कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से खनन माफिया पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। खनन विभाग राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुका है। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने अवैध खनन पर जवाब देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। आपको बता दें, बीते सालों में खनन से संबंधित राजस्व में वर्ष 2020 से 21 में 397 करोड़ रुपए, वर्ष 2021 से 22 में 570 करोड़ रुपए, वर्ष 2022 से 23 में 472.25 करोड़ रुपए, वर्ष 2023 से 24 में 645.42 करोड़ रुपए, वर्ष 2024 से 25 में 1047 करोड़ रुपए मिला है। बता दें, राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है। वहीं राज्य में धामी सरकार के आने के बाद बढ़ते खनन से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। भाजपा का मानना है, प्रदेश में राजस्व को बेहतर तरीके से बढ़ाने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में जल्द और भी बड़े कदम उठाने वाली है, जिससे धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ सके। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस
उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष की भांति अभी इस वर्ष भी ज्यादा जो हमारा राजस्व बढ़ा है, आने वाले समय में खनन को लेकर के किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से अपना राजस्व बढ़ा सके, वो क्योंकि जितना भी राजस्व होता है सब वो प्रदेश के विकास के लिए काम करता है, और खनन न्यास से बहुत सारे काम भी जो है जिलों के अंदर होते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर हम क्या कर सकते हैं और बेहतर ढंग से हम राजस्व को और बढ़ा सकें, खनन हो चाहे अन्य चीजें हो, उस पर सरकार फोकस होकर काम कर रही है। आने वाले समय में हम इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस प्रदेश की राजस्व की बढ़ोतरी के लिए काम करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, जो कि दिख भी रही है, और जो योजनाएं हमने बनाई हैं उन योजनाओं को सफल। वहीं प्रदेश के सभी विपक्षी पार्टियां खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व को लेकर बढ़ती महंगाई का हवाला दे रही है। विपक्ष का मानना है आज के समय में आम आदमी का अपना मकान बनाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसका मतलब सिर्फ बढ़ती महंगाई है। अगर सरकार का बढ़ती महंगाई से रिकॉर्ड राजस्व आ रहा है तो बधाई। यूकेडी ने भी खनन को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इकोनॉमिक्स का जरा सा भी ज्ञान रखते हैं, उनको ये भान होगा कि जब सामग्री के रेट, मार्केट रेट में उछाल आएगा तो नेचुरली राजस्व में भी उछाल आएगा। तो आप अगर देखिए कि एक मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया है, ईंट के रेट देखिए, रेत के देखिए, सरिया के देखिए, तो जितना सामान खनन से निकलता है उसके दामों में अचानक 4 गुना वृद्धि हो गई, तो नेचुरली आपका राजस्व में भी वृद्धि होगी। और कहीं ना कहीं जो अवैध खनन की बात है, जो धड़ल्ले से हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो हम नहीं कह रहे हैं, वो आपके लोग आपके शासनकाल पर सवाल उठा रहे हैं। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, या फिर विकास नगर से आपके भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हो, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, एक नहीं कई मर्तबा कह चुके हैं कि प्रदेश में धड़ल्ले से शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है। बड़े दुखद है कि धामी सरकार इस प्रकार की बात अगर करती है तो खनन तो कई टाइम से जो है धामी खुद कर रहे आ रहे हैं। तो इसका मतलब इससे पहले पूर्व में जो धामी द्वारा स्वयं जो वो खनन के मालिक थे, उनके द्वारा जो खनन किया गया उसका उन्होंने जो राजस्व था उसका चोरी किया है। और अभी अगर वो ये कहते हैं कि हमने खनन से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, जब वो स्वयं खनन मंत्री हैं, तो उसके आंकड़े क्या हैं, और उनमें तो हमारा तो ये मानना है कि खुद उनके मंत्री जो मुन्ना सिंह चौहान ने खनन पर भी आपत्ति जताई है। उनके जो पूर्व जो उनके पार्टी में रहे हैं और पूरा हमारे उत्तराखंड के मुखिया रहे हैं, सीएम रहे हैं, और वर्तमान में जो है वो सांसद हैं, और उन्होंने भी ये आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक राजस्व का बढ़ोतरी बताकर जनता को गुमराह करने वाली बात है। अब भले ही विपक्षी पार्टियां खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हो, असलियत तो यही है कि उत्तर प्रदेश में से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन अभी तक खनन में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व प्रदेश को प्राप्त नहीं हो सका। हाँ, सरकार भाजपा की भी रही, लेकिन खनन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के आने के बाद से खनन में एक पारदर्शिता नजर आई। यही वजह है कि 2024 और 25 में खनन विभाग ने 1047 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया। अब विपक्ष आरोप लगाता रहे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के सत्ता में आने के बाद प्रदेश विकास की कुछ सीढ़ी तो चढ़ा है। राजेश वर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भाजपा ने आज राजधानी में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा
चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। यह यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर के तले राजधानी समेत राज्यों के सभी प्रमुख केंद्रों व जिला व विधानसभा क्षेत्रों और शहर व कस्बों से लेकर गांव तक निकाली गई। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थानों ने भी प्रतिभाग किया। रैली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त उमड़े हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने आतंकी और उनके आकाओं को समझा दिया कि बहनों के सिंदूर छीनने का क्या अंजाम होता है। सेना ने पाकिस्तान में अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की सेना को हमारे जवानों ने धूल चटा दी। अब पाकिस्तान को समझ आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ज्यादातर हर परिवार से सेना में जरूर होता है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सैनिकों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा, हमारे जवानों का पराक्रम और देशभक्ति अतुलनीय है। ये यात्रा उनके सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को समर्पित है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा भी की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हर साल मनाने का आह्वान भी किया। अगले 10 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय गौरव और सैन्य बलिदान की गाथा को जन जन पहुंचाएगी। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। हम भारत की सेना का अभिनंदन करते हैं और पूरे देहरादून में, पूरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की, हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है। और मात्र कोई प्रयास न करने पर स्वस्फूर्त जो रैली हुई, आज सुबह 10,000 से अधिक आदमी शौर्य स्थल पर था। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता, भारत का जनमानस सैनिकों के साथ खड़ा है। 3 दिन लड़ाई और चलती, पाकिस्तान का यही हाल होने वाला था। इसलिए उनके डीजीपीओ ने, भारत के डीजीपीओ से बात की, हमसे रिक्वेस्ट की और सीज फायर हुआ। हम भारत की सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व, जिन्होंने कहा कि सेना को खुली छूट है, उसका ये परिणाम हुआ। उन्होंने जितने हमले किए, उनके जितने ड्रोन अटैक हुए, उनको मार गिराया गया, उनके फाइटर जेट को मारा गिराया गया। जहां हमारे मात्र 5 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए शुभकामनाएं। सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और ये पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई है भारतीय सेना ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। और पूरे एक्स सर्विसमैन और जवानों का मनोबल बहुत हाई है। इससे हमारे ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं, बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराजा सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने सेना का मनोबल बढ़ाने व उनके प्रति अपना पूर्ण समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा तब निकाली जब प्रदेश की सेना दुश्मनों से सीमा पार व सीमा पर
लोहा ले रही थी और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की तिरंगा जय हिंद यात्रा निकालकर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। अब भाजपा वोट के खातिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भुनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस पर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, किंतु कांग्रेस का ये कहना है कि तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी व देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में जो सबसे बड़ा सवाल आज पैदा हो गया है उसका उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह सेना का पराक्रम है जिसको बीजेपी वोट के खातिर भुनाने का काम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। तिरंगा यात्रा निकलना तो हमेशा से गौरव और सम्मान की बात है, वो तो जिसने नहीं भी निकाली उसको भी निकालनी चाहिए। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि वो लोग जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, दुरंगे पार्टी वाले भी आज तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मजबूर होना पड़ रहा तिरंगे का सम्मान करने के लिए। लेकिन खबरदार, मैं चेतावनी देना चाहती हूँ भाजपा को, इस समय जैसे धर्म की आड़ लेकर वोटों की उगाही करी, वैसे इस बार भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को आपको छीनने नहीं देंगे, क्योंकि ये अदम्य साहस है हमारी भारतीय सेना का। ऑपरेशन सिंदूर का जो सफलता है वो पूरा उसका सेहरा, उसका मुकुट जो है भारतीय सेना को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के चौथे 5वें दिन ये बात मोटे मोटे अक्षरों में छपा था समाचार पत्रों में उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यवाही पहलगाम आतंकी हमले का जो पलटवार करना है वो सेना तय करे कि कब, कहां, कैसे, उसका तरीका भी, उसका लक्ष्य भी, उसका समय भी सब सेना को तय करने के लिए कहा गया। तो जब आज सफल हो गया ऑपरेशन सिंदूर और हमने दांत खट्टे कर दिए दुश्मन देश के, तो उसका श्रेय भी जो है वो भारतीय सेना को जाएगा। वो लूटने की आप कतई कोशिश ना करें। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और युद्ध किसी भी मामले का जो है हल नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक तौर पर जो आज तिरंगा यात्रा निकाली गई वो एक राजनीतिक पहल है और वो जनता को गुमराह करने वाली एक पहल है। तिरंगा यात्रा निकालने के बजाय उन्होंने देश के जो सुरक्षा जो पंक्ति थी उस सुरक्षा पंक्ति में उनके अधिकारों को समायोजित किया होता तो शायद हमको उड़ी, पुलवामा और पहलगाम जैसे हरकतें न देखने के मिलती। और उसके बावजूद भी हालांकि युद्ध विराम का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये युद्ध विराम उस शर्त पर कि जब हम हमारे हाथ में पाकिस्तान के पूरे सबूत थे और हम पाकिस्तान का जो पीओके जो हम जिसको बोलते हैं उसको भारत ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाता, अगर उस पर जो है उन्होंने सही ढंग से आक्रमण करने की हमें छूट दी, सैनिकों को छूट दी गई होती। तो कुल मिलाकर के तिरंगा यात्रा के हम पक्ष में नहीं है और ये एक राजनीतिक है और ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में राजनीति में तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ पूरा देश सेना के वीर पराक्रम को सलाम कर रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जाकर सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आए हैं। साथ ही भाजपा ने भी पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर सेना का सालम किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के मन में उठ रहे सवाल उसको उत्तर देना चाहिए कि भारत की सुरक्षा, आत्मरक्षा और संप्रभुता का निर्णय अमेरिका को करने का अधिकार किसने दिया। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से, जहां संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत ने नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां नैना के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड के सभी कार्यालयों में 30 वर्षों से पुराने अभिलेखों की जाँच कर रहे हैं। उन्हें संरक्षित करने और डिजिटल करने की योजना का काम चल रहा है। इसका उद्देश्य इतिहास से जुड़े अभिलेखों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है। जैसे मानो आपको फाइल ढूंढनी है तो आपने कहीं नंबर मिला तो आप ढूंढ लें। वहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको नजदीकी जानता हूँ। संस्कृति विभाग के यहाँ पे 2 कार्यालय हैं। एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय है जो पुरावशेष जो बहुमूल्य कलाकृतियाँ उनको पंजीकृत करता है,
चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट लोगों के पास हो। दूसरा यहाँ पे क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालय है, जो कुमाऊं मंडल के जितने भी हमारे गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनके जो पुराने अभिलेख हैं 30 साल से अधिक पुराने और जिनको लंबे समय तक संरक्षित रखने की आवश्यकता है, उनको संरक्षित करते हैं। तो उन्हीं दोनों ऑफिस का निरीक्षण किया है और अभी तक हम मैनुअल आर्काइव कर रहे हैं, अब डिजिटल आर्काइव का ज़माना है। खबर हल्द्वानी से, जहां मानसून से पहले रक्सिया नाले के आउटफॉल निर्माण कार्य की प्रगति का सांसद अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणदायी एजेंसी को निर्देश दिए कि बरसात से पहले काम कर हर हाल में पूरा किया जाए। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा हल्द्वानी के लिए घोषित 2000 करोड़ की परियोजनाओं के तहत यह कार्य वर्षा जल प्रबंध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो रही थी। लोग जब नाला आता था मकान छोड़ जाते थे। कई लोगों ने तो जान बचाई अपने पेड़ों में चढ़ के। मुझे सारी घटनाओं का ज्ञान है, लोगों ने बताया था। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा करी थी, उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बन रहा है। अब जहां हम खड़े हैं ये 10 बाई 12 है की ऊंचाई और चौड़ाई पर बना हुआ है और इसमें 800 क्यूसेक 850 लक्सर के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच गाड़ी को साइड मारने को लेकर 5 दिन पूर्व विवाद हो गया था। दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए। दोनों नेताओं ने विवाद के बीच भाजपा के नेतृत्व में एकत्र हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोवर्धनपुर गांव में खानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ के विधायक उमेश कुमार ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ जो लंडोरा में बदसलूकी की, उनके चालक के साथ बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर हमला किया। ऐसे समय पर आप ऐसी हरकतें करते हैं, ये वास्तव में एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी इस घटना की बहुत कड़े शब्द में निंदा करती। देखिए, ये जो उमेश कुमार जी इस प्रकार का एक डरावना माहौल क्षेत्र के अंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक जनप्रतिनिधि के आचरण के विरुद्ध है और हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। है कि इसने जो चलो विधायक खादर का विधायक बन गया था जो, लेकिन शांति से इसने अपनी विधायकी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी का टक्कर मार, कभी किसी का, हमारे माननीय चैंपियन साहब का जो है गाड़ी में लंढोरा में बहुत तकड़ी टक्कर मारी इसने गाड़ी में और इसकी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले भी इसने जो चैलेंज दिया था उनको और वो नोता देने गया था घर पे, और जो नोता दे जाएगा किसी को वो खान क्यों नहीं जाएगा? चैंपियन की क्या गलती? इसके घर पे इसने उसने को चैंपियन ने जाकर इसका नोता स्वीकार किया और इसके घर पे जाकर इसको जो जवाब दिया। तो एक विधायक है यहाँ का खानपुर का, वो उसका विकास कार्य काम तो रहा नहीं। सड़कों पुत्र का कभी उसके साथ लड़, कभी उसका लड़, कभी उसको साइड मार, गुंडागर्दी का आलम कर दिया। विकास कार्य कोई मतलब नहीं, कभी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा, कभी वहाँ को ड्रामेबाजी कर, कभी कुछ कर, उसको विकास का कोई मतलब, केवल गुंडागर्दी का मतलब है। और अभी ने जो पिछले कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले जो विधायक जी के साथ मारे कायराना हमला वारदात करी, हम सरकार से अपनी सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसे बर्खास्त करना चाहिए।